मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज बात करेंगे जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर के प्रावधान पहले 154 सीआरपीसी जो होगी उसके अब रिप्लेस हो गई है और अब उसका हो गया 173 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो पहले सीआरपीसी में स्पीकिंग प्रोविजंस नहीं थे जीरो एफआईआर के। जब 173 सब क्लूज 1 भारतीय नागरिक सुरक्षा में जो है जीरो एफआईआर के प्रावधान कर दिए गए। हालांकि जीरो एफआईआर वर्ड जो है बीएनएसएस या सीआरपीसी में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। जीरो एफआईआर का जो कंसेप्ट था, जो इसका जो परिकल्पना थी, वो सर्वप्रथम जो है 2012 में जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, जिसमें कि काफ़ी जघन्य अपराध हुआ था। तो 2012 में ये कंसेप्ट आया और जस्टिस वर्मा की एक कमेटी बनी थी जिसके द्वारा जो है जो लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया। 2013 में जो है जीरो एफआईआर का कंसेप्ट लागू हो गया था। हालांकि सीआरपीसी में स्पीकिंग प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन जो है जीरो एफआईआर 2013 से दर्ज की जाने लगी थी। आपको ध्यान होगा, जो आसाराम बापू के खिलाफ जो मामला था, जो दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई थी, वो जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी क्योंकि इंसिडेंट जोधपुर की थी, जो बाद में जो है दिल्ली पुलिस द्वारा जोधपुर ट्रांसफ़र की गई। तो जीरो एफआईआर को जो वर्ड नहीं होते हुए भी जीरो जो है एफआईआर कहा जाता है। तो मित्रों, उसके बारे में हम बताएंगे कि जो इसका जो प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले जो है आप लिखित में या मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो है आप अपने एफआईआर भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा आप भेजते हैं तो एसएसओ आईडी होनी चाहिए और वो आप भेज सकते हैं। और लिखित या ऑरल जो है आप निकटतम अपने पुलिस स्टेशन में आप दे सकते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन, उस पुलिस का क्षेत्राधिकार है या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि क्षेत्राधिकार है तो उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी और करनी चाहिए, लेकिन उनका क्षेत्राधिकार नहीं है तब भी यदि आपने दी है तो जो है वो पुलिस को आपको रिफ्यूज़ नहीं करेगी। पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। आपको दर्ज करने के बाद उसको आपको एफआईआर की कॉपी देंगे। मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो क्षेत्राधिकार नहीं होगा पुलिस स्टेशन का, तो जो पुलिस स्टेशन द्वारा जो एफआईआर दर्ज की जाएगी उस एफआईआर को जीरो नंबर से जो है दर्ज किया जाएगा। उसको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, इसीलिए उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। उसको नंबर जो है जो संबंधित पुलिस थाने में ट्रांसफर होने के बाद ही उसको नंबर दिया जाएगा, इसलिए उसको जीरो एफआईआर कहते हैं। तो आप लिखित, ओरल या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा आप करेंगे तो 3 दिन में आपको जाकर वहाँ हस्ताक्षर करने पड़ेंगे और आपको जो है आपके ईमेल पर जो है जब एसएसओ आईडी जो आपकी होगी, जिसके जरिए आपने जो एफआईआर के लिए आवेदन फॉर्म करेंगे, वहीं पर आपको जो है एफआईआर आपको प्राप्त होगी। और लिखित या ओरल थाने में आप प्रकट होकर या उपस्थित होकर आप देते हैं तो आपको जो है तुरंत वहाँ उसकी एक कॉपी दी जाएगी। लेकिन मित्रों, यहाँ बात आती है कि ये जो जीरो एफआईआर का प्रावधान जो किए गए, मुख्य रूप से जो महिला जो पीड़ित होती हैं, जिनके खिलाफ जो है रेप के या ऐसे जघन्य अपराध, स्टॉकिंग के हैं, कस्टोडियल रेप है या अन्य जो अपराध हैं जिनके अपराध किए जाते हैं, तो उन मामलों में जो है रिलीफ देने के लिए किया गया है कि वो निकटतम अपने स्टेशन में जो है एफआईआर दर्ज कराएंगी। और एफआईआर दर्ज कराने के बाद यदि उनको कॉपी मिलेगी, वो जीरो नंबर से मिलेगी क्योंकि वहाँ का जुरिस्डिक्शन नहीं है और जुरिस्डिक्शन ना होने के कारण उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी महिला का जो है कोई मूक बधिर है या मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड है, परमानेंट या टेम्परेरी डिसेबल है, तो महिला अधिकारी के द्वारा उसके घर पर जाकर जो है रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, उसके 164 या 183 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा के बयान दर्ज कराएंगे। और यदि वो उस भाषा नहीं समझती है तो उसको जो है दुभाषिया भी उपलब्ध कराया जाएगा। और महिला की जो एफआईआर होगी वो महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही, वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही दर्ज की जाएगी। उसके जो है कोई जो पुरुष जो पुलिसकर्मी होगा उसके द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाएगी। मित्रों, एफआईआर दर्ज होने के बाद जो कंसर्न एसएचओ या जो अधिकारी हुआ, क्योंकि वो जीरो एफआईआर दर्ज की, उसको क्षेत्राधिकार नहीं है, तो उसको जो है कोई इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने का उसके कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन वो प्राइमरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तथ्य की परिस्थितियों के साथ, यदि उसको मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता है, यदि उसको मेडिकल एड की आवश्यकता है, यदि उसका 164 के बयान दर्ज कराने, तो वो प्राइमरी एविडेंस जो है या प्राइमरी स्टेप्स वो ले सकता है और वो प्राइमरी स्टेप लेकर उसको जो है
प्रिजर्व करेगा उस एविडेंस को। उसके बाद जो है वो उसके जो संबंधित थाना कौन सा उसका होगा उसके बारे में वो जांच करेगा। आपसे जो कंप्लेनेंट होगा या जो शिकायत करता होगा उसके पता, उसका एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी वगैरह सारी उसके बारे में जांच करेगा और संबंधित थाने की जांच करके ना वहाँ उसको वो ट्रांसफ़र करेगा। तो मित्रों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसफ़र होगा इसमें बड़ी सावधानी बरती जाएगी। ये ट्रांसफ़र जो है खाली एक बार होगा। संबंधित पुलिस थाने में जिसमें ट्रांसफ़र होगा वहाँ ये जो मामला ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ उसको नंबर दिया जाएगा और उसके साथ जो प्राइमरी जो एविडेंस या प्राइमरी स्टेप्स या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो किया गया था जिस पुलिस थाने में जिसको क्षेत्राधिकार नहीं था, वो सारे दस्तावेज जो क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाने को उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस थाना उससे आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसको संपर्क करेगा और उसके हिसाब से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मित्रों इसमें यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो 0 FIR है इसके अंदर जिस पुलिस थाने का या जिस क्षेत्र जिसका पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने का जिसका क्षेत्राधिकार नहीं है उसको इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है। वो केवल प्राइमरी स्टेप्स ले सकता है टू प्रिजर्व द एविडेंस या टू असिस्ट द कंप्लेनेंट। शिकायत करता है या जो परिवादिया है उसको जो असिस्ट करने के लिए उसको जो फौरी या तुरंत उसको जो आवश्यकताएं चाहिए वो उसको जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है या और चीज़ें हैं उसके बयान कराना है वो करेगा। इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करेगा या किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचेगा। ये काम जो जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन होगा जिसका क्षेत्राधिकार है उसके द्वारा किया जाएगा। और ऐसे मामले जो है पहले जैसे मैंने बताया आसाराम बापू का है और भी काफ़ी मामले हैं जो उसके अंदर ऐसे हो चुके हैं। यहाँ मित्रों मैं बताना चाहूँगा जो 0 FIR के प्रावधान जो किए गए हैं उसके बारे में BNSS में कोई डिटेल्ड जो है डिस्क्रिप्शन उसका नहीं या डिटेल विवरण उसमें नहीं दिया गया है। लेकिन इसके संबंध में जो हर स्टेट की जो पुलिस है, जो कंसर्न स्टेट एजेंसीज हैं उनके या स्टेट के द्वारा जो SOPs जारी की गई हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, उनके द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उनके द्वारा क्या तरीका अपनाया जाएगा, तो उन सब में वर्णन है कि जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन ही इसकी जांच करेगा। जो नॉन जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार नहीं है वो केवल प्राइमरी स्टेप्स लेगा, FIR दर्ज करेगा, जुरिस्डिक्शन निर्धारित करेगा कि पुलिस स्टेशन का है और वहाँ पर मामले को ट्रांसफ़र करेगा। केवल इतना ही उद्देश्य है। ये केवल असिस्ट करने के लिए है कि जो गंभीर मामले हों या महिलाओं के मामले हों उनको त्वरित या निर्भीक होकर वो अपना मामला दर्ज करा सकें। तो मित्रों जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।